Hello, my dear students. Today we will summary the text The Rat Trap. But before getting started, let's have a closer look at the writer. ये जो टेक्स्ट है ये लिखा है सेल्मा लेजरलॉफ ने। ये एक स्वीडिश राइटर है। 1858 में इनका जन्म है और 1941 की डेथ हो गई थी। इनकी कहानियाँ जो है बहुत ही इजी लैंग्वेज में है और दुनिया की अलग अलग लैंग्वेजेस में इनको ट्रांसलेट किया गया है। और इनकी कहानियों में एक यूनिवर्सल थीम चलती है कि हर इंसान के अंदर एक प्रोपोर्शनल गुडनेस होती ही होती है, लेकिन दुनिया की करप्टनेस की वजह से वो शायद लैड हो सकती है, लेकिन लव से, केयर से, अंडरस्टैंडिंग से उस अच्छाई को जगाया जा सकता है। तो ये जिस स्टोरी का मैं समरी करने वाला हूँ, ये कहानी बेस्ड है स्वीडन की उन खदानों के बीच में जो बहुत रिच है अपने ऑर्स के लिए। और ये जो कहानी है कहीं ना कहीं कही गई है फेरी टेल्स टाइप है। तो ये था राइटर का इंट्रोडक्शन। चलिए टेक्स्ट की समरी करते हैं। देखिए, कहीं पर एक ट्रैम था, एक बेघर बंजारा था, वैगाबॉन्ड था। बेचारे के पास में काम कुछ था नहीं, तो यूजुअली वो जो है वायर की चूहेदानियाँ बना करके बेचा करता था। आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि चूहेदानियों का बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। तो ये जो है एक पार्ट टाइम वर्क भी करता था पेटी थीवरी का। बट इवन आफ्टर इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कपड़े फटे हुए थे, आंखें धसी हुई थी और हमेशा आंखों से भूख झांकती थी। इन शॉर्ट इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी। तो एक बार ये जो है रोड पर ट्रेजिंग करते हुए चला जा रहा था, पैरों को घसीटते हुए। दुनिया ने कभी इसका भला किया नहीं था, तो दुनिया का ये कभी भला सोचता भी नहीं था। बट एक दिन चलते चलते इसके दिमाग में बहुत ही फैंटेस्टिक एक लाइन ऑफ थॉट आती है और वो फिलोसॉफिकल थॉट बहुत ज़बरदस्त थी और वाकई में बहुत काम की भी थी। ये सारी दुनिया क्या है? इसके जंगल, इसके पहाड़, इसके सारी की सारी लग्जूरियस चीज़ें, XYZ सारी की सारी चीज़ें जो कि वर्ल्ड में कंसिस्टेड हैं, ये दुनिया क्या है? ये दुनिया एक चूहेदानी ही तो है। और यहाँ पर जितने भी इंसान हैं उन सभी को ऑफ़र किया जाता है पावर, पैसा, लग्जरी, लव, जो भी वो चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे चूहेदानी में ऑफ़र किया जाता है चूहों को पॉर्क और चीज़। और जैसे ही चूहे इस बेट से ललचा कर के अंदर एंटर होते हैं, चूहेदानी का गेट बंद और खेल ख़त्म। ठीक वही इंसानों के साथ में भी हर इंसान अपने लालच के पीछे भाग रहा है। तो जिस दिन वो अपने लालच को टच करता है, एक दरवाज़ा उसके लिए भी बंद होता है और उसका भी खेल ख़त्म। तो ये लाइन ऑफ थॉट इसको इतनी ज़बरदस्त लगी कि ये उसका फेवरेट टाइम पास हो गया। जब कभी भी वो कहीं गुज़रता तो दुनिया के बारे में बहुत ही इल सोच करके, बहुत ही ईविल सोच करके अपने आप को एंटरटेन करता था। ये उसका फेवरेट टाइम पास था। तो एक बार अपने ही ख्यालों में चला जा रहा था और लोगों को देखता था कि लोग अपने किसी वर्क पर जा रहे हैं डेडिकेशन के साथ में। तो सोचा करता था कितने पागल लोग हैं, ये उस बेट के पीछे भाग रहे हैं जो बेट इनकी लाइफ को पूरी तरह से बंद कर देगी किसी पिंजरे में ले जाकर के। तो ये बहुत खुश होता था उन सारे लोगों को देख करके जो यूजुअली अपने वर्क को पूरे डेडिकेशन से करते थे। तो क्योंकि इसके पास वर्क तो था नहीं, तो एक दिन ये चला जा रहा था अपने ही थॉट्स में डूबा हुआ। शाम हो चली थी एंड सडनली ही रियलाइज्ड दैट ही वाज वॉन्डरिंग इन अ डेजर्टेड एरिया। देयर वॉज नॉट अ सिंगल प्लेस वेयर ही कैन सेट द नाइट। तो ये काफ़ी वरीड हो गया कि यार अब क्या किया जाए। तो लकीली ऑन द डिस्टेंस ही सॉ अ ग्रे कॉटेज। एक पुराना सा कॉटेज दिखाई दिया, तो वहाँ पर इसने नॉक किया। अब नॉक किया तो जाहिर सी बात है, पूछा कि कुड आई स्टे हियर फॉर द नाइट। एक्चुअली ही वॉज आस्किंग फॉर द नाइट शेल्टर। यूजुअली व्हेन यू लुक एट द वैगाबॉन्ड ही वॉज इन सच अ अपीयरेंस दैट नॉट अ सिंगल पर्सन माइट may or can give him the permission to stay at his or her house। बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में था। तो यूजुअली लोग उसको जो है भगा देते थे उसकी इंसल्ट करके। लेकिन आज चमत्कार ये हुआ कि जब आज उसने उस घर में नॉक किया तो एक बूढ़े ने दरवाज़ा खोला। अब बूढ़े ने दरवाज़ा खोला तो उसने नाइट शेल्टर के लिए रिक्वेस्ट किया।
कमाल की बात ये रही कि अब तक जो लोग उसे धुतकार करके भगा देते थे, आज उसका बहुत ही सलीके से वेलकम किया गया। तो हमारा ओल्ड क्रॉफ्टर बहुत ही जेनरस था। जैसे ही हमारा वैगाबॉन्ड घर में एंटर होता है, उसने उसको एंटरटेन करने के लिए तुरंत ही चूल्हे पर पॉरिश दरिया चढ़ा दिया और रात का सफ़र दिया उसको। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि एक ताश की गड्ढे निकाली और मजलिस नाम का खेल खेला। फिर थोड़ी बातचीत करते रहे और जब सोने जाने लगे तो हमारे वैगाबॉन्ड ने उस ओल्ड क्रॉफ्टर से पूछा नहीं, उसने आगे से खुद ही बताना स्टार्ट किया कि जब वो जवान था तो रैम्स जो आयरन वर्क्स में एक क्रॉफ्टर हुआ करता था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया है तो अब फील्ड लेबर उसके बस की बात है नहीं। तो वो जो है अब एक गाय को पालता है। द काउ इज़ क्वाइट बॉसी एंड यूजुअली शी गिव्स सच ए मिल्क, और वो उस दूध को सप्लाई करता है क्रीमरी हाउस में और वहाँ से उसको बहुत अच्छी खासी पेमेंट होती है। और उसने कहा कि अभी लास्ट मंथ ही मुझे 30 क्रोनर का पेमेंट हुआ है। तो हमारा वैगाबॉन्ड ये सब बातें जो हैं बिल्कुल अनबिलीवेबल होकर के सुन रहा था। व्हाई द हेल ही इज़ टेलिंग मी ऑल हिज सीक्रेट्स ऑफ फाइनेंस। तो ओल्ड क्रॉफ्टर ने महसूस किया कि द मैन इज़ नॉट बिलीविंग ऑन हिम। वो क्या करता है, सीधा उड़ता है। जहाँ दरवाज़ा है, दरवाजे की ठीक बगल में एक पैक थी, उस खूंटी से एक लेदर का पाउच लटक रहा था। वहाँ से उसने लेदर पाउच को ओपन किया, 30 क्रोनर उसके अंदर थे, वो निकाले और वैगाबॉन्ड के सामने रख दिए और बोला कि आई वॉज नॉट टेलिंग लाई, एक्चुअली आई हैड गॉट द पेमेंट ऑफ 30 क्रोनर लास्ट मंथ। और उसके बाद उसने वापस उन नोटों को उसी लेदर पाउच में डाल दिया हमारे वैगाबॉन्ड के सामने। नाउ क्वेश्चन अराइजेज आउट हियर, व्हाई द हेल डिड ही शो द मनी टू ए स्ट्रेंजर। बड़ी इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है, इसको रिवील करेंगे बाद में। तो वो सो गए दोनों। अब जाहिर सी बात है क्रॉफ्टर को तो नींद आ गई, लेकिन हमारा वैगाबॉन्ड मन ही मन ये सोच रहा था कि यार पैसा मुझे क्यों दिखाया इसने। जाहिर सी बात है अगर आप किसी को पैसा दिखा दो, चाहे वो कोई भी हो, और इतनी इजी वे में आप उस पैसे को रखे हुए तो कौन छोड़ेगा। तो सुबह जल्दी उठ गया क्रॉफ्टर, क्योंकि उसको गाय का दूध निकालना था। अब वो जल्दी उठ गया तो हमारे मेहमान को भी जल्दी उठना पड़ा। तो दोनों जो है सेम टाइम अलग अलग डायरेक्शंस में रवाना होते हैं। बट हाफ एन आवर के बाद में हमारा वैगाबॉन्ड दरवाजे के ठीक सामने खड़ा हुआ है। आई डोंट नीड टू टेल यू विच पावर हैज़ ड्रॉन हिम एट द गेट ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स हाउस, द मनी दैट द ओल्ड क्रॉफ्टर हैड शोन हिम लास्ट नाइट। वो पैसा उसके वापस खींच करके लाया था वहाँ पर। तो उसने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि ओल्ड क्रॉफ्टर ने पैसा बड़ा तरीके से लगा रखा था ताकि कोई भी बड़ी आसानी से चुरा ले, कोई भी बड़ी आसानी से चुरा ले। तो दरवाजे के ठीक बगल में एक खिड़की थी, खिड़की में शीशा लगा हुआ था और शीशे के ठीक बगल में खूंटी थी। तो वैगाबॉन्ड ने पेन ग्लास तोड़ा, हाथ अंदर डाला, पैसे बाहर निकाले और लेदर पाउच को बाइज्जत वापस वहीं टांग करके आगे चल गया। तो आज तो हमारा वैगाबॉन्ड बहुत ज़्यादा खुश था कि आज तो मारो उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। तो यूजुअली वो सड़कों पर बिल्कुल बेपरवाह होकर चलता था, लेकिन आज उसकी जेब में 30 क्रोनर है। तो उसको डर लगा कि आई एम हैविंग सच अ बिग मनी, इफ़ anyone got a single clue that I am having such a big amount of money, he might be in the danger। तो यही सोच करके वो जो है हाईवे को छोड़ करके सीधा जंगल के रास्ते आगे निकलता है। अब लकीली या अनफॉर्चुनेटली कहेंगे कि लकीली मैंने इसलिए कहा क्योंकि लास्ट में रिवील करेंगे मैंने लकीली क्यों कहा। अब अनफॉर्चुनेटली वो जिस जंगल में एंटर हो गया था, ये जंगल जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग जंगल था। यहाँ पर उसने एक सीधी डायरेक्शन में चलने की कोशिश करी, लेकिन कहीं पहुँच नहीं रहा था। तो काफ़ी देर तक जब वो चलता रहा और कहीं पहुँच नहीं पाया तो परेशान हो गया, यार क्या हो रहा है, मैं कहीं पहुँच क्यों नहीं पाया। तो उसने रास्ते को मार्क करना स्टार्ट किया, लेकिन मार्क करने के बाद भी एक खास डेफिनेट डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करी, लेकिन बड़ी देर चलने के बाद घूम फिर के वो वहीं पर आ पहुँचा जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। और तब उसको डर लगा, क्योंकि बाहर का इलाका है, स्वीडन है, सर्दियों का टाइम है, दिसंबर का महीना है, भयंकर ठंड पड़ती है। तो जंगल में अकेले रहने का मतलब है कि आज तो मौत पक्की है।
या तो ठंड से मारा जाएगा, और ठंड से नहीं मरा तो जंगली जानवर ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो उसको लगा कि आज तो उसने खुद अपने आप को उस लालच 30 करोड़ के चक्कर में इस जंगल रूपी चूहेदानी में फंसवा लिया है, और अब इसके टूटे हैं लोग, इसकी झाड़ियाँ, इसके पेड़, इसके रास्ते एक ऐसी इम्पेनिट्रेबल जेल की तरह बन गए हैं जिससे शायद ये कभी बाहर निकल नहीं पाएगा। तो हालात के सामने सरेंडर करके वो ज़मीन पर गिरता है कि अब मौत आनी ही है तो क्यों फालतू कोशिश करी जाए। जैसे ही ज़मीन पर वो लुढ़का तो उसने ज़मीन, कान उसका टच हुआ ज़मीन से, तो उसने रेगुलर थम्पिंग की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ तो एनविल पर हथौड़े की पीटने से ही आ सकती थी। तो उसे ये समझने में देर नहीं लगी, व्हाट इज़ दैट साउंड। सो ही स्टार्टेड टू फॉलो द साउंड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रेगुलर थम्पिंग। तो वो आगे बढ़ता गया, तो वहाँ पर एक थोड़ी दूर चल के उसे एक मिल दिखाई दी, आयरन मिल थी, और यूजुअली शाम का टाइम था तो ये बंद हो चुकी थी। इस मिल के अंदर एंटर हो जाता है। अब इस समय इस मिल के अंदर जो है मास्टर स्मिथ स्टर्नस्टॉर्म अपने अप्रेंटिस के साथ में काम कर रहा है। तो यूजुअली वहाँ पर इतनी सारी आवाज़ें हो रही थी, बरसात हो रही थी, झरना बह रहा था, और एनविल पर हथौड़े के पीटने की आवाज़ आ रही थी। शायद इसी वजह से वो नोटिस नहीं कर पाए कि कब एक ट्रैम, कब एक वैगाबॉन्ड सीधा उस फोर्स में एंटर हो गया है, और वो इतनी करीब आ गया कि तब जब उन्होंने देखा कि यार ये यहाँ से कैसे आ गया, तो यूजुअली ही वेंट एंड केम इनटू द फोर्ज जस्ट टू पास द नाइट। So he sought the permission to the master smith, could I stay in the first night? So the master smith usually take a closer look at the vagabond. He was just looking like as the people used to look like, उस तरह के लोग जिस तरह के दिखाई देते थे, भिखारी टाइप के। तो उसको लगा यार ये कोई थ्रेट तो है नहीं, भिखारी सा कोई आदमी है, और जाहिर सी बात है बड़ी ठंड है तो अपने आप को गर्माहट देने के लिए यहाँ पर आ गया है। तो मास्टर स्मिथ ने बोला तो कुछ भी नहीं, स्टर्नस्टॉर्म ने बोला तो कुछ भी नहीं, बस एक होटली कंसेंट है, यू कैन स्टे। तो हमारा वेगाबॉन्ड भी कौन सा यार रिश्ते बनाने आया था, कौन सा वो खीर खाने आया था, तो वो भी सीधा फर्नेस के पास जा कर के सो गया। अब यहाँ तक तो ठीक था, ये था हमारे स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट ये है कि ये जो मिल थी ये थी एक बहुत बड़े मेनर, एक सामंत की, और वो आयरन मास्टर था। तो वो यूजुअली क्या करता था, नाइटली इंस्पेक्शन करता था। उसके पास बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स होते थे कि लोहे का सामान है वो टाइमली जो है वो बना करके शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ से भी ऑर्डर प्राप्त हुए थे। तो यूजुअली वो दिनों रात इस चीज़ की तस्दीक करता था, थोड़ा मेक श्योर करता था कि काम ठीक से चल रहा है या नहीं। तो वो उस पर्टिकुलर डे को नाइटली राउंड पर आया। अब नाइटली राउंड पर आया तो उसने देखा कि यार हु द हेल हैज़ गॉट इनटू माय फोर्ज। तो जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था उसने तो ध्यान दिया नहीं था, तो उसने हमारे जो मास्टर स्मिथ का फॉलो नहीं किया, सीधा पहुंच गया फर्नेस के आगे और उसने झिझोड़ करके खड़ा किया उसका, हु द हेल आर यू। तो यूजुअली वो अपने चेहरे पर टोप लगा के सोता था, तो जैसे उसको झिझोड़ करके खड़ा किया तो वो घबरा करके जागा। तो फर्नेस की डिम लाइट में हमारे आयरन मास्टर ने, मिस्टर विल्मेंसन ने धोखा खा लिया। दरअसल वो उसे अपने पुराने आर्मी के दिनों का साथी, उसको ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझ बैठे, और वो ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड था कैप्टन वॉन स्टॉल। तो उसको देखते ही चीख पड़े, बोले अरे कैप्टन तुम यहाँ इस हालत में, नील्स ओलोफ मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा था और तुम मुझे यहाँ इस हालत में मिले। अब हमारा वेगाबॉन्ड सोच रहा है यार मैंने तो ज़िंदगी में इसको पहले कभी देखा ही नहीं, इसका नाम भी नहीं जानता, ये मेरे को क्या कैप्टन कैप्टन बुला रहा है। लेकिन फिर उसने दिमाग लगाया कि यार अगर ये मेरे को अपना कोई दोस्त समझ रहा है तो लेट हिम, हो सकता है कि तरस खा कर के ये कुछ और क्रोनर्स दे दे। 30 क्रोनर जेब में थे और क्रोनर अगर आ जाते हैं तो बल्ले बल्ले है। तो उसने भी थोड़ा नाटक करते बोले हाँ यार मैं क्या है बहुत बुरा हुआ, आपको पता ही रेजिमेंट छोड़ने के बाद में कितना बुरा हाल हुआ था। तो हमारा विल्मेंसन बोलता है कि अगर उस समय में आर्मी में होता तो कभी भी तुम्हें रेजिमेंट से जो है रेजिग्नेशन देने नहीं देता,
तुम्हें कभी भी रेजिग्नेशन नहीं देने देता, अगर मैं उस समय वहाँ पर होता तो फॉर्मल बातचीत के बाद हमारे विल्यमसन ने उसको समझाना शुरू किया कि यार मेरे साथ चल, कल क्रिसमस का मौका है, घर में कोई भी नहीं है, तुमको तो पता ही होगा कि पत्नी की डेथ हो चुकी है, बच्चे बाहर हैं, घर पे खाली बड़ी बेटी एडला है, और अभी कल ही हम बात कर रहे थे कि क्रिसमस की ईद घर कोई भी हमारे साथ में इस मौके पर अपना नहीं है, थैंक गॉड तुम मुझे मिल गए और अब तुम मेरे साथ चलो। तो इतना सुनते ही हमारा जो वैगाबॉन्ड है वो जो है घबरा गया, क्योंकि उसके साथ उसके घर जाने का मतलब था शेर के मांद में खुद अपने आप को फंसवाना। तो बहुत कोशिश करी हमारे आयरन मास्टर ने उसको समझाने की, लेकिन वो माना नहीं। तो फाइनली वो हार मान के वहाँ से चला गया, लेकिन जाने से पहले स्टॉर्म की तरफ जो मास्टर स्मिथ था उसको एक स्माइल पास करके गया। तो मास्टर स्मिथ समझ गया कि कुछ करने वाला है। तो विद इन हाफ एन आवर एक कैरियज फोर्ट्स के बाहर आकर के रुकती है और उसमें से उतरती है उसकी बेटी एडला विल्यमसन। ही हैड सेंट हर in the hope that the girls are having more persuasion power in the comparison of the males। तो वो वहाँ पर आती है, सीधा अंदर एंटर होती, तो उसने देखा कि कोई आदमी फर्नेस के इतने पास सो रहा है, और यूजुअली उसकी आदत थी एक आँख खोल के एक आँख बंद करके सोने की। तो उसने उसको जगाया तो वो घबरा गया। तो घबराहट की वजह से एडला ने महसूस किया कि यार इतनी घबराहट तो आदमी को दो ही कंडीशंस में हो सकती है, या तो वो जो है कहीं चोरी करके आया हो और या पुलिस से भाग रहा हो। लेकिन फिर भी उसने नोटिस नहीं किया कि चलो कोई नहीं, अगर डैड ने मेरे को भेजा है यहाँ पर तो हो सकता है कि उनका कोई साथी दोस्त ही रहा हो। हालांकि उसे लगा नहीं कि ये कभी स्कूल भी गया होगा, कैप्टन तो बहुत दूर की बात है। तो उसने उसको कॉन्फिडेंस में लिया कि कैप्टन आप जिस बेफिक्री से मेरे साथ चल रहे हो उसी बेफिक्री से आपको जाने भी दिया जाएगा। तो कॉन्फिडेंस में लेकर के वो तैयार हो गया, चलो चलते हैं। तो वो पीछे पीछे चल रहा है। नौकर एक फ़र कोट लाया था, फ़र कोट उसने फटे पुराने कपड़ों पर पहन लिया और सीधा रवाना हो जाता है मैनर के घर पे। कैरियज में बैठने के बाद उसको एहसास हुआ कि ओ माय गॉड उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लड़की की बातों में आ करके वो सीधा जो है दूसरी चूहेदानी में फंसने जा रहा है। मैनर था, सामंत था, पावर उसके हाथों में थी, लॉ उसके हाथों में था, और ये बात छिप नहीं सकती थी कि रैम्स जो आयरन मिल में किसी ओल्ड क्रॉफ्टर के घर पर किसी ने एक डकैती करी है, और किसने करी है ये भी बात छुपने वाली नहीं थी। तो वो महसूस करता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस लड़की के साथ जा कर के, लेकिन अब क्या हो सकता। अब जब ओखली में सर दे ही दिया तो मूसल से क्या डरना। तो सीधा पहुंच जाते हैं मैनर के घर पे। अब मैनर के घर पे जा कर के ऑर्डर दिया एडला ने कि इसको नहला धुला करके तैयार करो, कल क्रिसमस का मौका है। तो नौकरन उसको नहलाया धुलाया अच्छे से, और एडला के जो फादर साहब थे उनका एक सूट भी उसको पहनने के लिए दिया। तो नेक्स्ट डे सीन ये है कि एडला और फादर साहब बात कर रहे हैं टेबल पर। तभी एडला बोलती बोले डैड आई डोंट थिंक सो कि वो जो है आपका साथी है, क्योंकि लास्ट नाइट मेरे को लगा नहीं कि ये बंदा कभी स्कूल भी गया होगा, कैप्टन तो बहुत दूर की बात है। तो पिताजी बोलते हैं देखो बेटे, जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के साथ में बहुत सारी चीज़ें बुरी ही होती है। एक बार उसको नहा धो कर के तैयार होने दो, तो ट्रैम्प वाले कपड़े जैसे ही उतरेंगे तो ट्रैम्प के तौर तरीके पे अपने आप ही निकल जाएंगे। अभी बातचीत चल ही रही थी कि हमारा वैगाबॉन्ड एंटर होता है। बहुत ही शानदार लुक था उसका, उस समय बिल्कुल शहज़ादा लग रहा था। और वो एडला विल्यमसन जो लास्ट नाइट पहले उसको ये मान करके चल रही थी कि ये तो कभी स्कूल ही नहीं गया होगा, आज जब उसने पहली बार डे लाइट के अंदर बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में अच्छे कपड़ों में उसको देखा तो देखती ही रह गई, बिल्कुल शहज़ादे से कम नहीं था। अब एडला को तो एक कंटेंट हुआ, लेकिन हमारा आयरन मास्टर चिढ़ गया, मतलब हु द हेल आर यू। तो आयरन मास्टर जब इतना कड़क करके बोला तो 2 ही मिनट में समझ में आ गया हमारे वैगाबॉन्ड को कि ये शान और शौकत स्प्लेंडर ख़त्म होने वाली है। तो सीधा बोलता है, बोले देखिए मिस्टर आयरन मास्टर, क्या मैंने आपको कहा था मैं आपका दोस्त हूँ? नहीं बोला था ना। पूरी टाइम आप मेरे को फोर्स कर रहे थे, चलो 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 चलो, मैं मना ही कर रहा था ना। फिर आपसे नहीं माना तो आपने बेटी को भेज दिया। अब जब आपको पता चल ही गया है कि मैं आपका कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ तो क्या होगा?
ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं अपने पुराने फटे कपड़े पहनकर वापस चला जाऊँगा, इससे ज़्यादा कुछ थोड़ी होगा। इतना सुन कर के आयरन मास्टर थोड़ा सा हेजिटेट हुआ। बोले ठीक है, तुम बात तो सही कर रहे हो, लेकिन इतनी भी सही नहीं कर रहे। एक बार शेरिफ को आने दो, अगर वो ये बोल दे कि यू आर इनोसेंट तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। शेरिफ का नाम सुनते ही हमारा पारा चढ़ गया वैगाबॉन्ड का। दोनों मुट्ठियाँ भींच करके टेबल पर मारी और साफ बोला, देखो मिस्टर आयरन मास्टर, ये दुनिया एक चूहेदानी है, सभी चूहे हैं। मैं भी किसी लालच में फंस गया था, लेकिन याद रख, एक दिन तू भी किसी लालच के चक्कर में किसी चूहेदानी में फंसेगा और तेरा भी खेल ख़त्म हो जाएगा। ये सुनकर के आयरन मास्टर बेतहाशा हंसता है। बोले चलो कोई नहीं, आज क्रिसमस का मौका है, मैं शेरिफ को तो साइड में रखता हूँ, लेकिन अब एक काम कर, पतली गली पकड़ करके निकल ले, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूमे तो यहाँ से निकल ले। अब वो जाने ही लगा था कि एडला ने भाग करके दरवाज़ा बंद किया और बोली, पापा आई वॉन्ट लेट हिम गो टुडे ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस। तो ये देख करके आयरन मास्टर का पारा चढ़ गया। बोले बेटी तू पागल हो गई है, जब हमें पता चल गया है कि ये मेरा दोस्त नहीं है तो भला इसको घर में रुकने की मतलब परमिशन क्यों दें। तो एडला को समझ नहीं आया कि आखिर उसने ये बीच बचाव किया तो क्यों किया। अब याद रखिए वही एडला है जो अभी इसको देखने से पहले मतलब वेल टू डू ड्रेस देखने से मतलब अच्छी तरह तैयार होने से पहले उसके बारे में ये थॉट थी एडला की कि ये तो जो है कभी स्कूल ही नहीं गया, तो ये कैप्टन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब जब वो नहा धो करके बिल्कुल शहज़ादा टाइप लग रहा था तो उसी एडला ने उसको इंटरसीड किया, बीच बचाव किया। अब ये देख करके हमारा जो वैगाबॉन्ड है वो घबराए परेशान, बोले यार ये लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है, जब इसका पप्पा मेरे को यहाँ से भगाना चाहता है और भेज भी रहा है तो ये मुझे क्यों यहाँ पर रोकना चाहती है। तो उसके समझ में कुछ आया नहीं, वो तो बस देखता रहा उस ड्रामे को जो बेटी और पापा के बीच में चल रहा था। तो फादर ने बहुत समझाने की कोशिश करी एडला को कि बेटी इसको जाने दे, या हमारा कैप्टन गॉन्स्टॉल नहीं है। लेकिन बेटी ने थोड़ा सा सोच विचार करते हुए बोला कि पापा वी वर द एक्चुअली responsible for bringing him in our house. What did we say to him last night? We promised him that be a part of the Christmas happiness on the eve of Christmas, and now we are actually forcing him to go out of our house. तो हम ही तो वादा करके लाए थे डैड उसको यहाँ पर और हम ही उसको भगा रहे हैं अब, तो ये क्या आपके शान के खिलाफ नहीं होगा। तो पापा बोलते हैं कि बेटी तुम चर्च के पादरी से ज़्यादा भयंकर भाषण देती हो, चल ठीक है रोक ले भाई इसको, लेकिन याद रखना अगर कल को कुछ भी गलत होता है तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी तेरी ही होगी। तो एडला ने अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी पर हमारे वैगाबॉन्ड को रुकने दिया। अब वैगाबॉन्ड के दिमाग में चल यही रहा है कि आखिर एडला ने उसको यहाँ रोका तो क्यों रोका और उसका बीच बचाव किया तो क्यों किया। तो एडला की उस अच्छाई ने हमारे वैगाबॉन्ड के मन में एक ऐसी चीज़ को ट्रिगर कर दिया था जो चीज़ न जाने कब से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन शुरू आज हुई है उसकी अच्छाई और उसके बिहेवियर से। तो यूजुअली वो पूरा दिन सोता रहा, जब से वो रैम्स जो के घर आया तो वो सिर्फ सोता ही रहा और सोता ही रहा। तो यूजुअली वो खाना खाता, सुबह का नाश्ता किया फिर सो गया, दोपहर का खाना खाया फिर सो गया, नाइट शाम के समय क्रिसमस ट्री को लाइट किया गया तो वो आया, जो भी वहाँ फंक्शन चल रहा था उसमें शरीक हुआ, फिर जा कर के सो गया। तो ऐसा लग रहा था एडला को, ऐसा लगा कि शायद ये जो है जन्मों से बेचारा सोया ही नहीं है और आज जो सुकून की नींद इसे यहाँ आ रही है तो इसीलिए आ रही है। तो क्रिसमस का मौका है और शाम को डिनर टेबल पर सारे लोग बैठे हुए हैं। तो एडला बोलती है कि सुनो, ये जो आपने सूट पहना है ये मेरे डैड चाहते हैं कि एज ए क्रिसमस प्रेजेंट आप इसको रख लो, इसको लौटाने की नीड नहीं है। वो बेचारा चुपचाप मुँह झुका करके अपना खाना खाता रहा और सबको डिनर टेबल पर थैंक्स देने के बाद वो चला गया। तो क्रिसमस का वो मौका यूजुअली जैसे बीतना चाहिए था वैसे ही बीत गया। थोड़ा सा ड्रामा हुआ मॉर्निंग में, लेकिन बाकी सब ठीक ठाक था। नेक्स्ट डे एडला और मिस्टर विल्मेंसन, हमारा मैनर, हमारा सामंत, हमारा आयरन मास्टर चर्च जाते हैं।
अब चर्च में उनको कुछ ऐसा पता चला जिसको सुन करके हमारे आयरन मास्टर का पारा चढ़ गया और उसने एडला को खूब खरी खोटी सुनाई। पता ये चला कि चर्च में लोग बातें कर रहे थे कि जो रैम्स जो आयरन वर्क्स है उसमें एक क्रॉफ्टर काम करता था, बेचारा बूढ़ा था, तो उसने तो दया खा करके किसी को घर में शेल्टर दी थी और नतीजा ये निकला दया का कि वो पर्टिकुलर आदमी जो है उसकी सारी संपत्ति लूट करके, पैसा लूट करके भाग गया है। और सुनने में ये भी आया है कि वो चूहेदानियाँ बेचता था, चूहेदानी बेचता था। तो चूहेदानी बेचने वाले को ही तो वो रात को घर में लेकर के आए थे। तो ये जान करके कि उस पर्टिकुलर चोर को हम तो घर में पीछे छोड़ के आए हैं, हमारे आयरन मास्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर। सारी भड़ा जो है एडला पर निकाली। कैरियर में जो बैठे तो जो कोचमैन था, गाड़ी को चलाने वाला था, बग्गी को चलाना था, उसको बोला कि बेटे आज बग्गी तेरे को चलानी उड़ानी है, तू उड़ा, और फटाफट घर पहुंचा। लेकिन इन द मीन टाइम वो कैरियज में एडला को खूब खरी खोटी सुनाता है। अब जाहिर सी बात है एडला के पास जवाब था नहीं, क्योंकि जिस पर भरोसा किया था वो तो चोर निकला। तो गाड़ी अभी ठीक से रुकी भी नहीं थी, हमारा आयरन मास्टर सीधा गाड़ी से उतरा और उतर करके वहाँ खड़े नौकर से पूछा, बोले अरे यार वो गया क्या, कल आया था तो अपने साथ क्या क्या लेके गया, घर की सारी चीज़ें सलामत है या नहीं, चांदी की चमचे है या नहीं कबर्ड में। तो इतना सुनकर कि जो नौकर था, वैलेट था, बोलता है, बोले सर वो चला तो गया है लेकिन वो लेकर के कुछ नहीं गया बल्कि देकर गया है। बोले देकर के गया है, इसी बीच एडला भी आ गई। बोले हाँ देकर के गया है एडला मैम साहब के लिए। तो उसने एक गिफ्ट पैकेट आगे किया। दरअसल ये गिफ्ट पैकेट कुछ और नहीं बल्कि एक चूहेदानी थी और उसने बड़े बेढंगे तरीके से इसको गिफ्ट पेपर में रैप किया था। आधा रैप्ड है आधा खुला है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उस रेड ट्रैप के अंदर क्या है। तो उस रेड ट्रैप के अंदर दो चीज़ें थी, एक तो थी चिट्ठी जो एडला के लिए थी और दूसरे थे 30 क्रोनर। तो एडना ने अपनी कांपती उंगलियों से उस रैपर को हटाया। उसकी आंखें नम थी, दिल बड़ा भारी था। क्यों भारी था रिवील करेंगे बाद में। तो एडला की आंखें नम थी, दिल बड़ा भारी था, भारी था। तो उसने कांपती उंगलियों से उस गिफ्ट पेपर को हटाया, अंदर से 30 क्रोनर निकाले और वो चिट्ठी पढ़ना स्टार्ट किया। चिट्ठी में जो लिखा था वो वाकई में हार्ट टचिंग था। तो उसमें लिखा था, बोले मिस, मैं एज इट इज़ कन्वर्ट करता हूँ, बोले मिस आपने पूरे समय मुझे ठीक वैसे ही ट्रीट किया जैसे मैं सच में कैप्टन बॉन्स्टॉल हूँ। तो मैं भी आपको कैप्टन बॉन्स्टॉल की तरह ही रिटर्न में व्यवहार वैसा ही दूंगा। मैं आपको आपके फादर साहब के सामने या दुनिया वालों के सामने शर्मिंदा महसूस नहीं करवाऊंगा कि आपने जिस पर भरोसा किया था वो तो एक चोर था। तो आप ही की वजह से आज मुझे मौका मिला कि मैं अपने अंदर की इस बुराई को दूर कर सकूं। और अब मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस कैप्टन को आपने मेरे अंदर जगह दिया है, अब मैं उसी कैप्टन की तरह, आई मीन कैप्टन बॉन्स्टॉल की तरह ही अपनी लाइफ को जीऊँगा। बहुत बहुत सम्मान के साथ में एक अभागा, एक दुनिया की चूहेदानी में फंसा हुआ एक चूहा। तो ये नोट पढ़ने के बाद में एडला की आंख में आंसू आ गए और यहीं पर हमारा जो कहानी है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ सवाल छोड़ जाता है पीछे। पहला सवाल तो ये है कि जो ओल्ड क्रॉफ्टर था उस पर्टिकुलर ग्रे हाउस में, उसने अपने सारे पैसे का सीक्रेट जानबूझ करके क्यों बताया। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारी दुनिया जानती है कि कोई पागल से पागल आदमी भी हो वो कभी अपने वेल्थ का सीक्रेट किसी को नहीं देता। तो वो तो पूरे होशो हवास में था। तो आखिर उसने इस वेल्थ का सीक्रेट उस अजनबी को क्यों दिया और ये तक बता दिया कहाँ रखा हुआ है। तो क्या वो कोई खेल खेल रहा था? बिल्कुल अकेला था, कोई नहीं था। तो कहीं ये उसका फेवरेट टाइम पास तो नहीं था? अगर आप इस चीज़ पर थोड़ा गौर करें तो जवाब निकलेगा यस। बिल्कुल अकेला था, बीवी थी नहीं, बच्चे थे नहीं। जब कभी भी कोई राहगीर वहाँ पर शेल्टर की डिमांड करता उसको देता, जानबूझ के पैसे दिखाता। जब वो चोरी करके भाग जाता तो नेक्स्ट डे शरीफ के पास जाकर के सारी कंप्लेन कर देता। और जब शरीफ उसको पकड़ करके थाने में धोता था तो उसे एक सुकून मिलता था।
तो ये एक तरह का आप साइको कह सकते हैं ओल्ड क्रॉफ्टर को। उसकी जेनरोसिटी दरअसल एक अलग ही खेल खेल रही थी, वो कोई मेहमान नवाजी नहीं कर रहा था। और दूसरा सीन है हमारी एडला का। आखिर एडला की आंखें नम क्यों थी, आखिर वो सेंटी क्यों हो गई थी, और आखिर ऐसी वो कौन सी चीज़ थी जो हमारे वैगाबॉन्ड को बदलने पर कंपेल कर देती है। What was the theme of the text? Every single human being is consisting the vital goodness in its heart, and this vital goodness can be awakened by the love, by the care and by the affection. So यहाँ पर जो एक डिवाइस, एक टूल काम कर रहा था वो था लव। अब आप इस लव को किसी भी पैरामीटर में तोल सकते हैं, लेकिन बात ये थी कि जो एडला का अनसेल्फिश बिहेवियर था, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, तो उस अनसेल्फिश बिहेवियर ने, अंडरस्टैंडिंग ने, केयर ने, अफेक्शन ने हमारे वैगाबॉन्ड के मन में एक ऐसी अच्छाई को ट्रिगर कर दिया, या यूँ कहें कि उसके मन की अच्छाई के ऊपर जो करप्ट लेयर पड़ी हुई थी दुनिया की, वो साफ़ हो गई और उसकी लेटेंट प्योरिटी शाइन हो गई। तो ये दो मेन क्वेश्चंस थे। एक तो थीम जो चल रही थी लव, अफेक्शन एंड केयर, वो लास्ट में आकर के प्रूव हो जाती है। और दूसरा उस ओल्ड क्रॉफ्टर का कि उसने जानबूझ करके अपनी वेल्थ का सीक्रेट क्यों दिया। तो ये दो थीम बेस्ड क्वेश्चन थे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, जो यूजुअली पूछे जाते हैं और पूछ सकता है। नाउ यू बेटर नो व्हाट आर द आंसर्स। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कहीं और कुछ डाउट हो, या इसी टेक्स्ट में आपको कोई और सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस पर्टिकुलर कमेंट को पर्सनली ट्रीट करके जवाब देने की मैं कोशिश करूँ। तो अगली बार हम किसी और चैप्टर की समरी मिलेंगे। एक्चुअली समरी क्या है, पूरा मैंने टेक्स्ट टू टेक्स्ट, कट टू कट, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट ही कर दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।